बिहार की सियासत में आज वो भूकंप आया है जिसने पिछले 2 दशकों की जड़ें हिला दी है। पाटलिपुत्र की गद्दी पर अब सम्राट का कब्जा है, लेकिन ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री की शपथ नहीं है। ये सत्ता के उस पूर्ण नियंत्रण की दास्तान है जो बिहार ने पहले कभी नहीं देखी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न केवल कमान संभाली है, बल्कि 29 विभागों का वो चक्रव्यूह रचा है जिसने विपक्ष को सन्न और सहयोगियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 29 विभाग मुख्यमंत्री के पास और बाकी सब दो दिग्गजों में सिमट गए। क्या यह सुशासन का नया मॉडल है या फिर गठबंधन के साथियों पर दबदबे का सीधा संदेश? आज की सबसे बड़ी खबर पर देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं नमस्ते न्यूज 18। 15 अप्रैल 2026 की ये तारीख बिहार के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली बदलाव के गवाह के रूप में दर्ज की जाएगी। भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ने न केवल शपथ ली, बल्कि कार्यभार संभालते ही विभागों के जो पत्ते खोले हैं उसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। मुख्यमंत्री ने गृह, सामान्य प्रशासन और स्वास्थ्य जैसे मलाईदार और ताकतवर मंत्रालयों समेत कुल 29 विभाग अपने पास सुरक्षित रखे हैं। वहीं नीतीश कुमार के कभी दाएं और बाएं हाथ रहे विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तो मिली है, लेकिन उनके विभागों की संख्या मुख्यमंत्री के मुकाबले काफी कम है। विजय चौधरी के पास 10 और विजेंद्र यादव के पास 8 विभागों की जिम्मेदारी है। क्या भाजपा ने जेडीयू के इन धुरंधरों को महज अनुभव के सलाहकार तक सीमित कर दिया है? अब बात करते हैं नीतीश युग का अंत और सम्राट की ताजपोशी का। बिहार की राजनीति में 14 अप्रैल 2026 की शाम उस समय ऐतिहासिक बन गई जब बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही 2 दशकों से चले आ रहे एक युग का औपचारिक समापन हो गया। नीतीश कुमार, जो अब राज्यसभा के सदस्य के रूप में केंद्र की राजनीति की ओर रुख कर चुके हैं, उन्होंने अपनी विरासत को भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए चेहरे सम्राट चौधरी के हाथों में सौंपा है। 15 अप्रैल 2026 को पटना के लोक भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह क्षण भारतीय जनता पार्टी के लिए न केवल प्रतीकात्मक था, बल्कि सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि सम्राट चौधरी बिहार में भाजपा के पहले ऐसे नेता बने जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस नई सरकार का गठन एनडीए गठबंधन के तहत किया गया, जिसमें भाजपा और जेडीयू मुख्य घटक दल हैं, जिनके साथ एलजेपी, रामविलास, हम और आरएलएम जैसे छोटे दल भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद जो विभागों का आवंटन हुआ, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि इस बार सत्ता का संतुलन भाजपा की ओर झुका हुआ है। यह वितरण दर्शाता है कि शासन के लगभग 60% से अधिक महत्वपूर्ण विभाग सीधे मुख्यमंत्री के नियंत्रण में है, जो प्रशासनिक गतिशीलता और तुरंत निर्णय लेने की सम्राट चौधरी की मंशा को रेखांकित करता है। सम्राट चौधरी ने अपने पास जिन 29 विभागों को रखा है, उनमें राज्य के सबसे संवेदनशील और राजनीतिक महत्व के मंत्रालय शामिल हैं। यह न केवल उनके व्यक्तिगत राजनीतिक कद को बढ़ाता है, बल्कि शासन के हर पहलू पर उनकी सीधी निगरानी सुनिश्चित करता है। बिहार की राजनीति में गृह विभाग हमेशा से सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। पिछले 20 वर्षों में कुछ अपवादों को छोड़कर गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहा था। हालांकि सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनते ही इस विभाग को अपने पास रखकर यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की कानून व्यवस्था, पुलिस बल और खुफिया तंत्र पर उनकी सीधी पकड़ होगी। गृह विभाग के साथ सामान्य प्रशासन को अपने पास रखना उन्हें राज्य की संपूर्ण नौकरशाही पर नियंत्रण प्रदान करता है। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले, नियुक्तियां और प्रशासनिक अनुशासनात्मक मामले अब सीधे मुख्यमंत्री के कार्यालय सीएमओ से संचालित होंगे। यह केंद्रीकृत नियंत्रण सरकार के जीरो टॉलरेंस एजेंडे को लागू करने के लिए एक आवश्यक हथियार के रूप में देखा जा रहा है। सार्वजनिक सेवाओं और आर्थिक सुधारों का केंद्र मुख्यमंत्री ने उन विभागों को अपने पास रखा है जो सीधे जनता से जुड़ा है और जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश अधिक रहती है। जैसे स्वास्थ्य विभाग, बिहार की जरूरत स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना सम्राट चौधरी की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस विभाग का उनके पास होना बड़े बुनियादी ढांचे के निवेश और सेवाओं में सुधार कर सकता है। दूसरा है राजस्व एवं भूमि सुधार। बिहार जैसे कृषि प्रधान और घनी आबादी वाले राज्य में भूमि विवाद हिंसा का मुख्य कारण होते हैं। इस विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और विवादों के त्वरित निपटारे पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तीसरा, कृषि और पथ निर्माण। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि और राज्य के विकास की जीवन रेखा सड़क निर्माण, दोनों ही विभाग मुख्यमंत्री के पास होने से अंतर विभागीय बाधाएं कम होगी। अब बात करते हैं
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को मिले विभाग के बारे में। जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी को 10 महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई। उनका अनुभव और नीतीश कुमार के साथ काम करने का लंबा रिकॉर्ड उन्हें सरकार में एक स्थिरता के स्तंभ के रूप में स्थापित करता है। विजय चौधरी के पोर्टफोलियो में सबसे महत्वपूर्ण विभाग शिक्षा और उच्च शिक्षा है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया, जो पिछले कुछ वर्षों में चर्चा का विषय रही है, अब उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। उनके पास विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा भी है, जो राज्य के युवाओं को आधुनिक रोजगार के लिए तैयार करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। विजय चौधरी को जल संसाधन, भवन निर्माण और परिवहन विभाग जैसे विभाग सौंपे गए हैं, जो राज्य के भौतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। जल संसाधन विभाग विशेष रूप से बिहार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य का एक बड़ा हिस्सा हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलता है। विजय चौधरी का इस विभाग में पिछला अनुभव बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं को गति देने में सहायक होगा। अब बात करते हैं उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की, जिन्हें ऊर्जा और राजकोष के अनुभवी प्रहरी कहा जाता है। विजेंद्र प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक है। उन्हें 8 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें से ऊर्जा और वित्त सबसे प्रमुख है। उनकी भूमिका सरकार के राजकोषीय प्रबंधन और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगी। राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए विजेंद्र यादव को वित्त विभाग सौंपा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वयं पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके हैं, इसलिए यह संभावना है कि वे विजेंद्र यादव के साथ मिलकर राज्य के आर्थिक संसाधनों का बेहतर प्रबंध करें। वाणिज्य कर विभाग के माध्यम से राज्य के राजस्व संग्रह को बढ़ाने की चुनौती भी उन्हीं के कंधों पर होगी। विजेंद्र यादव पिछले कई वर्षों से ऊर्जा विभाग संभाल रहे हैं और उनके कार्यकाल में बिहार ने बिजली उत्पादन और वितरण में उल्लेखनीय प्रगति की है। उनके पास योजना एवं विकास विभाग भी है, जो राज्य की दीर्घकालिक विकास नीतियों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अब आते हैं भाजपा का बढ़ता राजस्व के ऊपर। विभागों के इस बंटवारे के राजनीतिक नीतिहार्थ अत्यंत गहरे हैं। यह न केवल वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है, बल्कि 2026 के बाद की बिहार की राजनीति की दिशा भी तय करता है। अब बताते हैं सत्ता के त्रिमूर्ति और जेडीयू का कद के बारे में। यद्यपि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन विजय चौधरी और विजेंद्र यादव की उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति यह दर्शाती है कि भाजपा अभी भी जेडीयू के संगठित अनुभव और उनके वोट बैंक, विशेष रूप से लव कुश समीकरण और वरिष्ठ मतदाताओं पर निर्भर है। हालांकि 29 विभागों को अपने पास रखकर सम्राट चौधरी ने यह सुनिश्चित किया है कि शक्ति का केंद्र मुख्यमंत्री कार्यालय ही रहे। जेडीयू के दोनों नेताओं के पास कुल मिलाकर 18 विभाग हैं, जो मुख्यमंत्री के अकेले के कोटे से काफी कम है। नया बिहार और भाजपा का एजेंडा। सम्राट चौधरी द्वारा युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग को अपने पास रखना यह दर्शाता है कि भाजपा युवाओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। पूर्व में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने 2.79 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया था और 30,000 से अधिक सरकारी पदों के सृजन की घोषणा की थी। अब मुख्यमंत्री के रूप में वे इन वादों को सीधे अपनी निगरानी में पूरा करने की स्थिति में है। मुख्यमंत्री ने पदभार संभालते ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और तेज प्रशासन के निर्देश जारी किए हैं। निगरानी और मंत्रिमंडल सचिवालय जैसे विभाग उनके पास होने से वे मंत्रियों और नौकरशाहों दोनों को कार्यशैली पर नजर रख सकेंगे। यह बिहार में सुशासन के एक नए संस्करण को पेश करने की भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। बिहार की राजनीति में विभागों का बंटवारा कभी भी केवल प्रशासनिक आधार पर नहीं होता, बल्कि इसके पीछे गहरे सामाजिक समीकरण होते हैं। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना और विभागों का केंद्रीकरण बिहार की सामाजिक बनावट में आए बदलाव को भी प्रतिबिंबित करता है। सम्राट चौधरी कुशवाहा या कोयरी समाज से आते हैं, जो बिहार में एक अत्यंत प्रभावशाली पिछड़ी जाति है। भाजपा ने उन्हें आगे बढ़ाकर नीतीश कुमार के कुर्मी कोयरी यानी लव कुश आधार में सेंध लगाने की कोशिश की है। उन्हें गृह विभाग और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभाग देकर पार्टी ने अपने सामाजिक आधार को यह संदेश दिया है कि पिछड़ों के हाथ में अब वास्तविक शक्ति है। विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव के जरिए सरकार ने सवर्णों और यादव समुदाय के एक हिस्से को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। विभागों के आवंटन में यह ध्यान रखा गया है कि किसी भी प्रमुख सामाजिक वर्ग को उपेक्षित महसूस ना हो। इतने विशाल पोर्टफोलियो को संभालना सम्राट चौधरी के लिए एक दोहरी तलवार साबित हो सकता है। एक ओर जहां यह उन्हें असीमित शक्ति प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक विलंब और कार्यभार की अधिकता भी संभावना भी पैदा करती है। मुख्यमंत्री कार्यालय को अब एक सुपर मंत्रालय के रूप में कार्य करना होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा,
गृह और कृषि जैसे बड़े विभागों की फाइलों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। यदि मुख्यमंत्री इन विभागों में कनिष्ठ मंत्रियों या मंत्रियों को प्राप्त स्वायत्तता नहीं देते हैं तो निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। जेडीयू के मंत्रियों के पास विभागों की संख्या कम होने से आने वाले समय में असंतोष के स्वर उभर सकते हैं, विशेष रूप से चुनाव के समय जब हर दल अपनी उपलब्धियां गिनाने की कोशिश करता है। विभागों का यह असंतुलन चर्चा का विषय बन सकता है। हालांकि सम्राट चौधरी और जेडीयू के नेतृत्व के बीच का समन्वय फिलहाल सरकार की स्थिरता की गारंटी बना हुआ है। 15 अप्रैल 2026 को बिहार ने न केवल एक नया मुख्यमंत्री देखा बल्कि शासन की एक नई शैली का अनुभव भी किया। सम्राट चौधरी द्वारा 29 विभागों का अपने पास रखना बिहार में केंद्रीकृत कमान के युग की शुरुआत है। विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव जैसे अनुभवी नेताओं को उप मुख्यमंत्री के रूप में साथ रखना यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के पास अनुभव की कमी ना हो, लेकिन वास्तविक कमान भाजपा के हाथों में रहे। यह नया कैबिनेट आवंटन संकेत देता है कि बिहार की प्राथमिकताएं अब त्वरित शासन, युवाओं के लिए रोजगार और कठोर कानून व्यवस्था की ओर स्थानांतरित हो गई है। सम्राट चौधरी के सामने अब इन 29 विभागों के माध्यम से अपनी कार्य क्षमता सिद्ध करने और बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की चुनौती है। क्या वे इस विशाल साम्राज्य को कुशलता से चला पाएंगे? यह आने वाले महीनों में उनके प्रशासनिक निर्णयों और जमीन पर दिखने वाले बदलावों से स्पष्ट होगा। बिहार की जनता और राजनीतिक विश्लेषक दोनों ही इस सम्राट युग के पहले 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल नमस्ते न्यूज 18 के साथ। धन्यवाद।